हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26th ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पर्टिकुलर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड का सिंपल सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी ऐसे करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना कोई भी पार्ट स्किप किए पूरा लेक्चर आपको अटेंड करना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो YouTube के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहां से जुलाई मंथ का पूरा करंट अफेयर्स कवर कीजिए, क्योंकि टोटल ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स में हमने ये पर्टिकुलर मंथ का करंट अफेयर कवर किया हुआ है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में। इस वजह से आप जरूर उन्हें देखिए, आपको लगेगा, आप ये समझ पाएंगे बेहतर कि आपने कुछ बेहतर पढ़ा है, बेहतर सीखा है। इसलिए उन लेक्चर्स को भी आप जरूर देखिएगा। तो आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जैसे ही आप कारगिल शब्द देखते हैं तो कारगिल शब्द देखते ही आपके मन में एक ख्याल आता है, वो कौन सा है? कारगिल वॉर। कारगिल वॉर जब आप एज्यूम करते हैं तो ये कब लड़ा गया था? तो वर्ष 1999 यानी कि 1999 में ये लड़ाई लड़ी गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस समय एक ऑपरेशन भी चलाया गया, ऑपरेशन विजय। सर कैसे याद रहेगा ऑपरेशन विजय? जैसे ही आप कारगिल विजय याद रखते हैं वैसे ही आपको एक विजय नाम का वर्ड दिख रहा होगा, उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इस समय पर कौन सा ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया गया था, तो वो है ऑपरेशन विजय। ये पर्टिकुलर दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका भी एक बहुत बढ़िया रीजन है। वो ये है कि कारगिल के युद्ध में जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए स्पेशली ये पर्टिकुलर दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ कारगिल युद्ध में यह भारत की जीत का प्रतीक भी है। इस वजह से, इस याद से भी इस पर्टिकुलर दिवस को मनाया जाता है। हाल ही में इसकी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी? तो 25th एनिवर्सरी यानी 25वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की जाएगी। कब मनाई गई ये? 26 जुलाई को ये मनाई गई। तो ध्यान रखना है, 26 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? तो कारगिल वॉर जब भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था तो भारत की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया इस युद्ध को जीतने के लिए। वो कौन सा है ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी एपीजे अब्दुल कलाम डेथ एनिवर्सरी ऑन 27th ऑफ जुलाई। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक डेट पढ़ी थी, वो कौन सी थी? 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल वॉर दिवस। साथ ही साथ 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अब्दुल कलाम जी की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें अब्दुल कलाम जी के बारे में तो अब्दुल कलाम जी का जो जन्म है वो वर्ष 1931 में हुआ था। 31 में उनका जन्म हुआ और वर्ष 2015 में उनकी डेथ हुई थी। कब हुई? 27 जुलाई को। साथ ही साथ इनका पूरा नाम क्या है? कई बार पूछा गया है। अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना है, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। साथ ही साथ इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी ने सुना होगा। क्यों जाना जाता है? इसका बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इनका बहुत ही क्रूशियल रोल, बहुत ही जबरदस्त रोल रहा था एक लॉन्चिंग व्हीकल को तैयार करने के लिए, जिसका नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये लॉन्चिंग व्हीकल आपने नाम जरूर सुना होगा। जैसे आपने एक नाम सुना है एक लॉन्चिंग व्हीकल का नाम जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 जिसे फैट बॉय के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 जो भेजा गया वो इसी की सहायता से भेजा गया था। पीएसएलवी की सहायता से कौन सा मिशन भेजा गया था अंतरिक्ष में? तो आप सभी को पता है, मंगलयान भेजा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि अन्य दो मिसाइल हैं जिनका नाम है पृथ्वी और दूसरी मिसाइल है अग्नि। क्योंकि इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसलिए ये दो मिसाइल के नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक पृथ्वी, पृथ्वी की अगर बात करें तो यह सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि पर्टिकुलर जमीन से, सतह से ही ये फायर करती है। शॉर्ट रेंज, बहुत लंबी रेंज नहीं है इसकी, इस वजह से इसे शॉर्ट रेंज कहा गया है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। उसी तरीके से अग्नि, अग्नि एक मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। तो शॉर्ट रेंज के लिए पृथ्वी है और मीडियम रेंज के लिए अग्नि मिसाइल का यूज आज भी किया जा रहा है। इस वजह से, इन्हीं तीनों उपलब्धि की वजह से इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 27 जुलाई, एक और डेट, वही डेट है 27 जुलाई। 27 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी भी अभी हमने देखा और साथ ही साथ 27 जुलाई को सीआरपीएफ रेजिंग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि सीआरपीएफ, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका 86वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, उसकी स्थापना पर भी आएँगे, लेकिन पहले जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है? और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में बल के, यानी कि इस फोर्स के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान करने के लिए। यह सीआरपीएफ की अगर आप बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो गृह मंत्रालय के लिए काम करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आतंक विरोधी अभियान को चलाना, ठीक है? इसके अलावा अगर इसके फाउंडेशन के बारे में बात करें तो इसका फाउंडेशन 27 जुलाई वर्ष 1939 में किया गया और हाल ही में इसका कौन-सा एडिशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है 86th एडिशन हाल ही में हुआ है। तो 86th एडिशन हाल ही में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 27 जुलाई को इसका फाउंडेशन किया गया था वर्ष 1939 में। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, साथ ही साथ इसके फाउंडर कौन है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया और इसके करंट डीजी यानी डायरेक्टर जनरल है अनीश दयाल सिंह, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा अगर आप कितने टोटल आर्मीज के बारे में या इस तरीके के बल के बारे में आप जानते हैं, इस तरह के पुलिस फोर्सेस के बारे में जानते हैं, तो उनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी-सी प्रोवाइड की है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा-सा पता रहे कि टोटल कितनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं। तो टोटल 7 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन सातों के नाम आपको याद होंगे। कहीं न कहीं आपने नाम सुना होगा, जब वैकेंसी आती है इन सभी में तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन अलग से आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उन सभी के नाम देखते हैं। पहला नाम है असम राइफल्स, दूसरा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहती है। इसके अलावा थर्ड है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, फुल फॉर्म ध्यान रखना है। फोर्थ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, अभी हमने हाल ही में देखा। इसके अलावा फिफ्थ है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत और चाइना बॉर्डर पर ये तैनात रहती है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी के नाम आप सभी को पता होने चाहिए। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। एक और डेट है, वो क्या है? 29th ऑफ जुलाई। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये पूछी जा चुकी है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रश्न ऐसा ही एज़ इट इज़ पूछा जाता है। साथ ही साथ एक और पूछ लिया जाता है कि जैसे हमें पता चला विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम से भी प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? यानी टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। आप सभी को पता होना चाहिए। कैसे याद रहेगा? बिल्कुल, ये तो ईज़ी है। पैंथेरा सभी कैट प्रजाति, जितनी भी बिल्ली की प्रजाति होती है ना, उन सभी प्रजाति के साइंटिफिक नेम ऑलमोस्ट पैंथेरा से स्टार्ट होते हैं और टिग्रिस टाइगर के लिए, टिग्रिस टाइगर। क्या आप सभी को दिख रहा है कि टाइगर, जो टिग्रिस वर्ड है, उसमें टाइगर कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा छुपा हुआ दिख रहा है, टीआईजीआर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आप इस तरह से भी एसोसिएट करके याद रख सकते हैं टिग्रिस, ठीक है? क्योंकि आपको अल्टीमेटली ऑप्शंस को टिक करना है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल हमें याद रख के ही चलना है, ये याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है? अगर बात करें पूरे भारत में टाइगर पॉपुलेशन कितनी है, तो पूरे भारत में टाइगर पॉपुलेशन है 3682, जो कि पूरे वर्ल्ड का 75% है। पूरे वर्ल्ड का 75%, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ है? तो वो है भारत में है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी संख्या है? 3682, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो आपको इस पर्टिकुलर न्यूज़ से ये ध्यान रखना है कि कब मनाया जाता है, तो 29th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, भारत में पॉपुलेशन है 3682। ठीक है? तो आप सभी को ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर की लॉन्चिंग ईयर कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखना है लॉन्चिंग ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्चिंग ईयर की आप बात करें तो 1973 में इसे लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना है 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। कौन से नेशनल पार्क में? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये उत्तराखंड में है ये नेशनल पार्क। यहाँ पर पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अगर आप के प्रिपरेशन से आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो कितने टोटल टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे
कि टोटल भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो टोटल भारत में ध्यान रखना है टोटल कितने हैं, तो टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। और लेटेस्ट कौन सा है, तो लेटेस्ट ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट वाला पूछा जा सकता है, धौलपुर करौली, ध्यान रखना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, ये पर्टिकुलर जो टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। ये 55वां, देश का 55वां टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी पता है प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, तो जन्मदाता का नाम आपको ध्यान रखना है, जन्मदाता है कैलाश सांखला जी, तो इनका नाम भी आप सभी को ध्यान रखना है, कैलाश सांखला। तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखना है, भारत में यानी इंडिया में जो लॉन्चिंग ईयर है वो 1973 है प्रोजेक्ट टाइगर का, जबकि मध्य प्रदेश में लॉन्चिंग ईयर कौन सा है, 1974, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यही सारी बातें आपको कहाँ मिल जाएंगी, यही सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लिखी हुई भी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीजों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हैं, वो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, नीता अंबानी जी को री इलेक्ट किया गया है एज ए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। आप सभी को पता है हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें ए मेंबर नियुक्त किया गया भारत की तरफ से, किसे, भारत की तरफ से नियुक्त हुई है नीता अंबानी जी, इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है, ये मेंबर नियुक्त हुई है, ध्यान रखना है, सदस्य, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की मेंबर नियुक्त की गई हैं, ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। कहाँ चल रहा है ओलंपिक गेम्स अभी, तो आप सभी को पता है पेरिस में चल रहा है, ठीक है। चलिए, जैसे ही हमें पता चला पेरिस में चल रहा है अभी हाल ही में, तो अब बात करते हैं 2030 के विंटर ओलंपिक गेम्स के बारे में। 2030 का जो विंटर ओलंपिक गेम्स है, हाल ही में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये घोषणा की गई कि फ्रेंच आल्प्स यानी कि फ्रांस होस्ट करने वाला है, होस्ट नेशन है 2030 के विंटर ओलंपिक का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 2030 में ओलंपिक कौन सा नेशन होस्ट करने वाला है, तो वो है फ्रांस में टोटल 4 बार ओलंपिक गेम्स आयोजित की गए हैं, 4 बार फ्रांस होस्ट कर चुका है, पहली बार कब होस्ट किया था 1924 में, दूसरी बार 1968 में, तीसरी बार 1992 में, और चौथी बार होस्ट करेगा वर्ष 2030 में, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा 2026 का जो विंटर गेम्स है, अभी आप सभी को पता है वर्ष 2024 चल रहा है, इसके 2 साल बाद होने वाला है विंटर गेम्स। 2024 में ओलंपिक गेम्स कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहा है। 2026 में विंटर गेम्स आयोजित किए जाएंगे, ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे, मिलानो कॉर्टिना में आयोजित किए जाएंगे, तो ध्यान रखना है, मिलानो कॉर्टिना में ये होने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2026 के विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे, मिलानो कॉर्टिना में, जबकि वर्ष 2030 के ओलंपिक गेम्स कहाँ, विंटर ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे फ्रांस में। चलिए, बात करते हैं और एक न्यूज के बारे में, वो क्या है, वर्ष 2034 का विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, सैल्ट लेक सिटी ऊटा में, सैल्ट लेक सिटी ऊटा में ये पर्टिकुलर गेम्स आयोजित किए जाएंगे। सर कैसे याद रहेगा, आपने तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, बिल्कुल सिंपल है देखिए, 2024 का ओलंपिक गेम आप सभी को पता है अभी चल रहा है, ये कहाँ आयोजित किया गया, तो आप सभी को पता है पेरिस में। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद होगा विंटर ओलंपिक गेम, विंटर कब होगा, वर्ष 2026 में होगा, आप सभी को पता है ये कहाँ होगा, मिलानो कॉर्टिना में होगा, कहाँ होगा भाई, मिलानो कॉर्टिना में होगा, ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड, वर्ष 2030 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ होंगे, तो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे, ये होंगे फ्रांस में। और उसी तरीके से वर्ष 2034 का हमें अभी पता चल गया वो कहाँ होने वाला है, ऊटा में, ऊटा साल्ट लेक सिटी जिसे आप कहा जाता है, वहां पर विंटर ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक्स किए जाएंगे। हाल ही में इसकी कौन सी मीटिंग हुई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो हाल ही में 142वीं मीटिंग हुई जिसमें ये घोषणा की गई है, ध्यान रखना है कौन से नंबर की, तो 142nd मीटिंग हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है, तो आईओसी के प्रेसिडेंट है थॉमस बश, थॉमस बश, ध्यान रखना है थॉमस बश का नाम। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडियन आर्मी ने हाल ही में डिपार्ट किया है, यानी चली गई है, किसके लिए,
फॉर द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। अब ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रहेगा, क्या याद रखना है? तो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यह एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, यानी कि मल्टीनेशनल का मतलब क्या है, बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? सिर्फ दो नेशन के बीच में नहीं होती है, कई सारे नेशन मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से इसे मल्टीनेशनल कहा गया। कहाँ होस्ट किया, होस्ट यानी कि कहाँ इसका वेन्यू, आप ऐसा कहें इसका वेन्यू कहाँ होने वाला है, तो मंगोलिया में ये आयोजित की जा रही है। ध्यान रखना है, मंगोलिया में ये आयोजित की जा रही है। ठीक है? तो वेन्यू ध्यान रखना है। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। पहली बार कब आयोजित की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, तो पहली बार आयोजित की गई थी, 1 सेकंड। पहली बार आयोजित की गई थी यूएसए और मंगोलिया के बीच में वर्ष 2003 में, और अभी इसका हाल ही में कौन-सा एडिशन होने वाला है? 21st एडिशन। क्या-क्या याद रखना है? मैंने आपको बता दिया, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। हाल ही में इसका 21st एडिशन कहाँ कराया गया? मंगोलिया में ही कराया गया, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। यही बातें यहाँ पर हिंदी में भी हैं। अगली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में आप सभी को पता है कि इंडिया ने होस्ट किया था वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की मीटिंग। हमने ऑलरेडी ये कवर किया हुआ है। आप सभी जो जुड़े हैं लगातार, उन्हें ये वाली बात पता होगी। आप ज़रूर इन पर्टिकुलर जितनी न्यूज़ हैं, जिसमें स्पेशली मैं जिन-जिन चीज़ों को हाइलाइट करता हूँ, उन सभी न्यूज़ को आप नोटबुक में ज़रूर नोट किया करिए, अपनी खुद की नोट्स ज़रूर बनाया करिए, ठीक है? सारी चीज़ें बिल्कुल ए टू ज़ेड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, जिन चीज़ों को मैंने हाइलाइट किया है, सिर्फ़ उतनी चीज़ें आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमें पता चला कि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की मीटिंग भारत होस्ट कर रहा है, तो कहाँ पर ये मीटिंग की गई? तो नई दिल्ली में ये पर्टिकुलर मीटिंग आयोजित की गई, और भारत की तरफ से एक प्रपोज़ल था, मैंने आपको बताया था मोइदम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का, तो इसे ये कैटेगरी मिल चुकी है, ये हेरिटेज साइट के रूप में अब नामित किया जा चुका है इन कल्चरल कैटेगरी। तो कल्चरल कैटेगरी में जो आसाम का मोइदम्स है, आसाम का मोइदम्स, यहाँ पर आपको एक टीले-नुमा संरचना देखने को मिल रही है, ये भारत की 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कल्चरल कैटेगरी पूछी जा सकती है, किस कैटेगरी में इसे रखा गया है, कौन से नंबर की है, 43rd नंबर की है, और किसे स्पेशली, तो मोइदम्स ऑफ असम। ठीक है? सर कैसे याद रहेगा और क्या याद रखना है? एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, अहोम डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी के रूलर्स ने इन्हें बनवाया था, तो ये भी ध्यान रखना है। अहोम डायनेस्टी कहाँ से एसोसिएटेड है? तो ध्यान रखना है, असम से एसोसिएटेड है। इम्पोर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अहोम डायनेस्टी कहाँ से एसोसिएट करती है? तो ध्यान रखना है, असम से एसोसिएट करती है। असम में प्राकृतिक श्रेणी में 2 अन्य ऐसे स्थल हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, दोनों को बाघ अभयारण्य में अभी अपग्रेड किया गया है। तो सर इस पर्टिकुलर न्यूज़ से क्या याद रखना है? मोइदम ऑफ असम, जिसे 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, स्पेशली किस कैटेगरी में? तो कल्चरल कैटेगरी में इसे शामिल किया गया है, यानी कि सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। चलिए, हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है नए गवर्नर्स को इन मल्टीपल स्टेट, अलग-अलग राज्यों में के नए-नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ध्यान ये रखने वाली बात है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, यानी कि प्रत्येक राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट की अगर जब आप बात करते हैं, तो आप सभी को ये वाली बात पता चल गई, जिन्हें नहीं पता थी कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ राष्ट्रपति करते हैं, कोई और अपॉइंट नहीं कर सकता। अब अलग-अलग राज्यों के राज्यपालों की लिस्ट यहाँ पर हमने इंक्लूड की है। राजस्थान में जो नए गवर्नर बने हैं, वो कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तेलंगाना के हैं जिष्णु देव वर्मा, सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के हैं संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ में हैं रमन देका, मेघालय में है सीएच विजय शंकर, महाराष्ट्र में है सीपी राधाकृष्णन, पंजाब में है गुलाब चंद्र कटारिया, असम और मणिपुर में एडिशनल चार्ज के रूप में नियुक्त किया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में के कैलाश नाथन को नियुक्त किया गया है। सर इसमें से याद स्पेशली क्या याद रखना है? तो अगर आप जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किस चाहे आप राजस्थान में कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, चाहे आप झारखंड का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं अगले आने वाले टाइम पे, तो उन पर्टिकुलर राज्यों के राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बिल्कुल स्टैटिक फैक्ट है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है, सिर्फ़ उतना ही ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो यूपीएससी या पीसीएस
या स्पेशली आप एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वहां पर ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए गवर्नर ऑफ स्टेट्स के आर्टिकल कहां पर किस तरीके से मेंशन किया गया है। हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 6 यानी भाग 6 में आर्टिकल नंबर 153 से 162 में गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है, जिसमें से कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं, स्पेशली आर्टिकल 153 जो कि बात करता है कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके अलावा आर्टिकल 154 जो कि बात करता है राज्य की कार्यकारी शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके पास होगी, गवर्नर के पास होगी। ये भी बात कौन करता है, आर्टिकल नंबर 154। इसके अलावा आर्टिकल 155 बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। तो यानी हाल ही में अभी जो नियुक्ति हुई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नियुक्त की है, वो कौन से आर्टिकल के तहत की है, तो वो अधिकार कहां से मिला उन्हें, ये 155 में गवर्नर को ये कहा गया कि गवर्नर्स की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा इनके टेन्योर के बारे में एक स्पेसिफिक कोई ईयर नहीं है। 156 आर्टिकल ये बात करता है कि यह प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सामान्यतः 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये चाहें तो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण किए रह सकते हैं। यानी कि अगर राष्ट्रपति की इच्छा है कि और कुछ स्पेसिफिक टर्म के लिए इन्हें हायर किया जाए या इन्हें अपॉइंट किया जाए, तो राष्ट्रपति बिल्कुल कर सकते हैं। उनकी इच्छा अनुसार है कि वो कब तक वो चाहें तो गवर्नर को नियुक्ति दिए रह सकती हैं। ध्यान रखना है 157 क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी कि उनकी नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है। सर इसमें याद रखने वाली बात क्या है, 153 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है 153 नंबर आर्टिकल। इसके अलावा 155 आपको ध्यान रखना है, 155 बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 156 आर्टिकल, 156 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय संविधान में ये कहीं भी नहीं कि गवर्नर का जो कार्यकाल है वो स्पेसिफिक कितने टर्म के लिए होगा, क्या 5 साल के लिए होगा, क्या 10 साल के लिए होगा, क्या 15 साल के लिए होगा, क्या 20 साल के लिए होगा, ऐसा कहीं स्पेसिफिक वर्णन नहीं किया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत वह पद धारण किए रह सकता है, यह लिखा हुआ है संविधान में। तो इस वजह से आपको ये आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी पेरिस ओलंपिक्स से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई जब मनु भाकर जी ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में। यानी कि मनु भाकर जी क्या है, एक शूटर शूटर हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया और इसी के साथ भारत का पहला मेडल पेरिस ओलंपिक्स में आ गया। तो ध्यान रखना है कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ किसने दिलाया है, ये नाम भी ध्यान रखना है आपको, मनु भाकर जी ने। साथ ही साथ एक और मेडल मनु भाकर जी ने ही दिलाया है, वो किस कैटेगरी में है, तो अभी आपने देखा ये सिंगल कैटेगरी में, यानी कि जब ये अकेले खेली, यानी अकेले जब ये खेली तब उन्होंने कौन सा मेडल दिलाया, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। अकेले जब ये खेली तो ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। अब साथ में खेलेंगी, किसके साथ खेली, तो नाम ध्यान रखना है सरबजोत सिंह। मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन दोनों लोगों ने मिलकर मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में फिर से एक मेडल दिलाया और भारत को वो कौन सा मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरीके से एक और प्रश्न क्रिएट हो गया, एक ही ओलंपिक में ऐसे कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को 2 मेडल दिलाए हैं, तो वो पर्टिकुलर प्लेयर का नाम क्या है, मनु भाकर। मनु भाकर, क्योंकि आप सभी को पता है 2 मेडल एक ही ओलंपिक में इन्हें मिल गए, इस वजह से इनका नाम आपको ध्यान रखना है। पहला मेडल इन्होंने अकेले इंडिविजुअली जब खेला तब दिलाया, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। कैटेगरी ध्यान रखना है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और साथ ही साथ 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, इंडिया हैज मेंटेन्ड 124th पोजीशन इन द फीफा मेंस रैंकिंग। तो ध्यान रखना है फीफा मेंस रैंकिंग हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक बस आपको ध्यान रखना है 124th रैंक है फीफा मेंस रैंकिंग में, फीफा मेंस रैंकिंग में, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 124th रैंक है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वुमेन्स एशिया कप फाइनल हाल ही में इस कंक्लूड हुआ, जिसमें श्रीलंका ने भारत को हरा दिया फाइनल में। सिंपल सी न्यूज है, एशिया कप वुमेन्स एशिया कप फाइनल में श्रीलंका की टीम ने भारत को हरा दिया
और आप सभी को इस पर्टिकुलर न्यूज़ से क्या याद रखना है, आप सभी को ध्यान रखना है वुमेन एशिया कप का खिताब किसने जीता है, तो श्रीलंका की टीम ने जीता है और इसका वेन्यू भी कहाँ था, तो वेन्यू भी ध्यान रखना है। वेन्यू से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, क्यों श्रीलंका, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं फॉर द 3rd टर्म के लिए निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो बन चुके हैं 3rd टर्म के लिए प्रेसिडेंट कहाँ के? वेनेजुएला के। वेनेजुएला, ठीक है? यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? निकोलस, नाम ध्यान रखना है, बार-बार मैं इसलिए बोलता हूँ निकोलस मादुरो, जिससे आपको याद हो जाए। निकोलस मादुरो, मादुरो साहब बन चुके हैं या निकोलस साहब बन चुके हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड हैं, तो मध्य प्रदेश में टोटल कितनी टाइगर पॉपुलेशन है? आ आपको वो बताना है, टोटल नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन आपको बताना है कहाँ? कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी को बताना है, वो ये है कि वर्ष 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाला है? ये दोनों सवाल के जवाब, विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाला है, इन दोनों सवालों का जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जवाब लिखेंगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ-साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड हो जाएँगी। ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है, आप सवाल रखना चाहते हैं, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़कर मुझसे अपने सवाल रख सकते हैं। साथ-साथ यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऐप के साथ में मिल जाएगी, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा सेशन पसंद आया होगा और आप अपने अलग-अलग साथियों के साथ इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।